हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है मैथ पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्लास पेपर वन के लिए है क्योंकि मैथ पैडागोजी पेपर वन में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है जो है प्रीवियस के पूरे क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस के जो है क्वेश्चन हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग पेपर वन एंड पेपर टू दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज हम लोग मैथ पैडागोजी के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है, इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। आई होप आपने जो है क्लास अटेंड की होगी, जिसमें जो है हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला है क्वेश्चन की, कंचों के खेल में रेनू चार जो है कंचे हार जाती है, यानी जो कंचे हैं वो खेले जा रहे हैं और उसमें जो रेनू नाम की बच्ची है वो चार कंचे हार जाती है। उसके पास 7 कंचे बचे, उसने जो है कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था। उपर्युक्त प्रश्न जो है उदाहरण है, यानी कि जो एक प्रश्न पूछा जा रहा है, जो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। यानी ये जो है बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है कि इसमें जो है रेनू के पास जो है इतने कंचे थे और वो इतने हार गई, तो अब कितने जो है कंचे बचे उसके पास और उसने कितने कंचों से अपना जो है खेल स्टार्ट किया हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है। पहला है योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का है, या फिर खुले सिर वाले प्रश्न है, या फिर बहुविकल्पी प्रश्न है, या फिर व्यवकलन जो है पर संदर्भात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो आपका फर्स्ट होगा, यानी योग पर संदर्भात्मक प्रश्न है। अब योग पर कैसे, आपको इसमें ऐड करना होगा, यानी आप जोड़ोगे तभी जाके बता पाओगे कि हाँ, जो रेनू नाम की बच्ची है उसने कितने जो है कंचों से खेल अपना स्टार्ट किया हुआ था। जब उसने खेल खेलना शुरू किया था तो उसके पास स्टार्टिंग में कितने कंचे थे। अब जब आप यहाँ पर ऐड करोगे तभी जाके आप बता पाओगे। तो इसका एक फिक्स आंसर भी निकलेगा, चाहे आप 10 बच्चों से पूछो, चाहे 50 बच्चों से पूछो, चाहे आप एक बच्चे से पूछो, इसका राइट आंसर एक ही निकल कर आएगा। तो ये क्या है, योग पर जो है संदर्भात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 24 में पूछा है, हम जो है खस्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला है आंकड़ों के प्रमाणिक जो है प्रमाणीकरण या फिर परिमाणन के लिए, या फिर जो है कोणों को मापने के लिए, या फिर दूरी को जो है फुट और गज में मापने के लिए, या फिर हिंदी अरबी जो है संख्याओं को लिखने के लिए। तो जो बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कोणों को मापने के लिए जो है खस्टिक पद्धति का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। 25 है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। यानी क्लास 1 और सेकंड की बात यहाँ पर की गई है, एनसीएफ के द्वारा भी पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कलन विधि और जो है रटांत अधिगम पर जोर देना। तो कलन विधि और रटंत विद्या पर वैसे भी जो है एनसीएफ फोकस नहीं करता है कि आप बच्चे को रोट लर्निंग करवाओगे, इसका जो है एनसीएफ विरोध करता है। एनसीएफ ये कहता है कि बच्चा जो है समझ कर चीजों को पढ़े, ना कि वो रटे, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कक्षा 1 और 2 में जो है केवल मौखिक प्रश्नों का जो है करवाना चाहिए। तो मौखिक प्रश्नों आप करवाओगे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो मौखिक चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो चीज़ें वो याद कर सकते हैं जो वो चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें समझ रहे हैं, यानी ये गलत हो जाएगा। अगला है गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर होगा सी। रीज़न ये है, आपने देखा होगा जब बच्चे 1 और सेकंड में होते हैं तो उनके पास पार्टिकुलर हर सब्जेक्ट की बुक अलग अलग नहीं होती है। आप प्राइमरी विद्यालय में जाएंगे जिसमें देखेंगे बच्चा अगर क्लास फर्स्ट में है तो उसके पास एक ही बुक होती है, और एक ही बुक में जो है सब कुछ होता है, यानी हिंदी भी होती है, उसमें पर्यावरण अध्ययन भी होता है, उसमें सब जो है जो सब्जेक्ट होती हैं वो इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। पार्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट की नहीं होती कि ये इंग्लिश की है, ये हिंदी की है, ये मैथ की है, ये संस्कृत की है, ये ईवीएस की है, ऐसे नहीं होता है उसमें। रीज़न ये है कि बच्चे छोटे होते हैं और बच्चे हर जो है अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें वो देख रहे होते हैं
वो सब कुछ वो एक ही साथ इंक्लूड करते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये मैथ का पार्ट है, ये साइंस का पार्ट है, ये ईवीएस का पार्ट है, उनको ये नहीं पता है। तो इसलिए वो हर अपने एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी वो सीख रहे होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो भाषा, कला और जो है पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समकलित किया जाना चाहिए। इस पर एनसीईआरटी भी फोकस करता है, इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी फोकस करती है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। अगला है 26, जिसमें पूछा है रचनावादी कक्षा में जो है दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में से जो है अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला है दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ का उपयोग करना और जो है उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना चाहिए, या फिर दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना चाहिए, या फिर आप जो है सी ऑप्शन है दशमलव को पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित करना और फिर जो है गुणन करना चाहिए, या फिर औपचारिक कलन विधि का उपयोग करके प्रश्न को हल करना और इसके बाद अभ्यास के लिए कार्यपत्रिका देना। यानी आप बच्चों को फिर कार्यपत्रिका दे रहे हो अभ्यास करने के लिए कि बच्चे रट लें। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बात यहाँ पर जो हुई है रचनावादी कक्षा में, यानी कि रचनावादी कक्षा जो होती है उसमें बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा होगा, बच्चा जो है एक्टिव होने के साथ साथ बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होंगे। तो दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए जो है निम्न में अत्यधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो वो फर्स्ट होगा। दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ पेपर का प्रयोग कर रहे हो, उसके बाद जो है दशमलव के गुणन से आप बच्चे को परिचित करवा रहे हो, यानी पहले आप एग्जाम्पल दे रहे हो, बच्चे को समझा रहे हो, फिर जो है आप उससे बच्चे को परिचित करवा रहे हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है कि जो है प्रतिशतता जो है की अवधारणा, यानी प्रतिशत जो होते हैं की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या कहलाएगी, ये बताना है 27 में। पहला है छात्रों के वाद विवाद कौशल को बढ़ाने में सहायक होती है, या फिर छात्रों को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायक होती है और जो है उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वाचन कला में बढ़ोतरी होती है, या फिर इससे जो है बचना चाहिए क्योंकि इससे कक्षा में शोर के स्तर में वृद्धि होती है और जो है दूसरों की जो है शांति भंग हो जाती है, या फिर जो है डी होगा छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में जो है संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे जो है उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। रीज़न ये है कि इसमें जो है बताया गया डी ऑप्शन में कि छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में जो है संबंध बनाने में मदद मिलती है। यानी कि बच्चा जो स्कूल में सीख रहा है, जो अपने क्लासरूम में सीख रहा है, साथ ही जो है वो बाहर की दुनिया से भी जो है उसको इंक्लूड कर पा रहा है, उसमें वो संबंध बनाने में उसको मदद मिल रही है। यानी कि जो बच्चा लर्निंग कर रहा है वो अपने रियल लाइफ में प्रयोग कर पा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन आपका सही होगा। वो लर्निंग सबसे बेस्ट होती है जिसका प्रयोग हम अपने रियल लाइफ में कर पाते हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से यानी निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो पहला है, इसमें देखिए ये संख्या दी गई है, उसको इंटू करना है, को हल करो, या फिर यदि एक फल की कीमत इतने रुपए है प्रति किलोग्राम है तो आप जो है 0.5 गाय के लिए कितना खर्च करेंगे, या फिर इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा आपका। यानी यदि इतनी संख्या को 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल इतने से कम या अधिक होगा या स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीज़न ये है कि इसमें आपको स्पष्ट करना है, यानी चिंतन के आकलन के लिए प्रश्नों को कौन सा अतिरिक्त उपयुक्त होगा, यानी बच्चा जो चिंतन कर रहा है, जो उसकी थिंकिंग चल रही है,
उसका आपको असेसमेंट करना है। तो असेसमेंट आप जब ये बोलोगे कि आप स्पष्ट करो, यानी बच्चा जो बताएगा बिल्कुल आप ऐसे बता ना दो, उसकी एक प्रामाणिकता भी दो कि यस ये जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, ऐसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 29। 29 में पूछा है, इनमें से कौन सी जो है विधि, 29 है कि इनमें से कौन सी जो है गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा जो है सेकंड यानी कक्षा 2 के बच्चों को एक अंकीय संख्याओं के व्याकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है। यानी व्यवकलन जो है पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? पहला है 6 बिंदु बनाना और उनमें से जो है 2 बिंदुओं पर गोला बना देना। फिर जो है बच्चों से बची हुए जो है बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। यदि जो है गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना, या फिर श्यामपट्ट पर जो है 6 - 2 बराबर 4 लिखना और बच्चों को जो है उसे 10 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहना। तो बच्चों से आप बोलो 10 बार आप इसको रिपीट करो, तो ये आपका नहीं होगा। शिक्षकों को बच्चों को, यानी शिक्षिका जो है बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे सभी जो है सवालों को जोर से जो है पढ़ने के लिए कहती है। या फिर शिक्षिका बच्चों को बहुत सारी संख्यात्मक समस्याएं जैसे कि ये जो है 178 या फिर 14 - 12 आदि अभ्यास करने के लिए देती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन होगा, ना कि बी और सी। रीजन दिया गया है ये कि कक्षा सेकंड यानी कक्षा 2 के बच्चे हैं, ठीक है, और अंकीय संख्याओं के व्यवकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बेस्ट है कि आप 6 बिंदु बनाना और उनमें से 2 बिंदुओं पर जो है गोला बना देते हो, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कह रहे हो। यानी कि आपने जो है 6 बिंदु बना दिए, जैसे 3 हो गए, 4 हैं, 5 हैं और 6 हो गए, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, 2 बिंदुओं पर आपने गोला बना दिया। अब आप बच्चों से कह रहे हो कि बाकी जो गोले काउंट मतलब जो गोले नहीं बने हुए हैं आप उनको काउंट करो, तो बच्चा इजीली जो है काउंट कर देगा कि 4 बचे। तो ये एक्टिविटी में जो है बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट आने के साथ साथ उसकी लर्निंग भी बेहतर हो पाएगी और अच्छे से वो सीखेगा भी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है, रोहना जो है गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, यानी एक टीचर है, अच्छी अध्यापिका बनना चाह रही है मैथ की। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए जो है उसमें डैश डैश होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? गणित, छात्रों को गणित जो है ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल हो, तब जाके वो एक बेहतर टीचर होगी। या फिर जो है संकल्पनात्मकता, समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से जो है संबंधित करने की क्षमता हो, यानी जो टीचर जो है स्कूल में पढ़ा रहा है उसको बच्चे के रियल लाइफ से भी जोड़ पा रहा हो, कनेक्ट करवा पा रहा हो, ये हो। या फिर सिद्धांतों और सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता हो, यानी जो है टीचर सिद्धांतों और जो सूत्र हैं, जो रूल हैं उनको रट ले। या फिर मानसिक गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता हो, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा कि संकल्पनात्मकता जो है समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन, यानी जहाँ पर भी जो है बच्चे की अगर आप रियल लाइफ से ज्ञान को जोड़ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, वो आंसर आपका बेस्ट होगा। क्योंकि जो लर्निंग है उस पर एनसीएफ भी यही फोकस करता है कि जो भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो बच्चा अपने रियल लाइफ से इसको कनेक्ट कर पाए, वो रियल लाइफ से इसको जोड़ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप उसी को दीजिएगा, चाहे मैथ पेडागोजी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे ईवीएस हो। अगर उसमें ये बात कह रहा है कि बच्चे के रियल लाइफ से, बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा है, तो वो ऑप्शन हमेशा जो है पॉजिटिव होगा और हमेशा बिल्कुल राइट होगा। क्योंकि इस पर जो है एनसीएफ भी आपका फोकस करता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी इस पर फोकस करती है, इंक्लूसिव एजुकेशन ये भी इस पर फोकस करता है। तो ये जो है आपका बिल्कुल 100% सही ऑप्शन हमेशा रहेगा, ये पॉजिटिव वर्ड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 31 पे। 31 है कि शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित जो है 3 कथन दिए गए हैं, यानी 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर इसमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला है, विद्यार्थियों को जो है वस्तुओं की संख्या
योम जो है उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हों, या फिर यानी जब वो समझ पा रहे हों तब। अंकों के नामों को याद करके गिनती सीखने के लिए विद्यार्थियों को आप प्रोत्साहित करोगे कि जो है आप जो अंकों के नाम है आप उनको याद कर लो। या फिर विद्यार्थियों को चल वस्तुओं के समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो कौन सा यहाँ पर राइट होगा, ए और सी होगा या फिर केवल बी है, बी सी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है, यानी ए और सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है, यानी कि बच्चों को जो है आप प्रोत्साहित कर रहे हो चल वस्तुओं को समुच्चय बनाने के लिए, यानी जो एक जैसी सिमिलर वस्तुएं हैं आप उनको एक समूह में करवा रहे हो। तो इससे जो है बच्चा भी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा और चीज़ों को वो सीखेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ए और सी है। तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 32 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वैन हिले के अनुसार ज्यामितीय विवेचन के स्तरों के सही क्रम को निरूपित करता है। यानी वैन हिले की जो है थ्योरी उससे रिलेटेड ये पूछा गया है। और वैन हिले की थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस भी की हुई थी। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो पहला है दृश्यीकरण संबंध पहचानना, निगमन विश्लेषण या स्वयं सिद्धि, या फिर जो है संबंध पहचानना, दृश्यीकरण या फिर जो है आपका विश्लेषण या फिर स्वयं सिद्धि, या फिर दृश्यीकरण विश्लेषण संबंध बनाना, संबंध पहचानना, निगमन स्वयं सिद्धि। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें जो यानी कि दृश्यीकरण है और साथ ही विश्लेषण, साथ में संबंध पहचानना, निगमन स्वयं सिद्धि। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पहले बच्चा जो है देखता है चीज़ों को, उसके शेप और साइज के अकॉर्डिंग ही जो है वो उसमें संबंध बना पाता है कि ये जो है ट्रंगल है या फिर ये वर्ग है, ये आयत है। उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उन्हीं के सीक्वेंस में जो है वो लगाना सीख रहा होता है। यानी सबसे पहले बच्चे का शेप और साइज पे ध्यान जाता है। समोसा है तो ये जो है स्ट्रंगल की तरह, मतलब जो है त्रिभुज की तरह दिख रहा है, तो यानी उसका ध्यान कहाँ है, शेप और साइज पे होता है। तो यहाँ पर वेन हिले के अकॉर्डिंग जो होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हम लोगों ने थ्योरी में भी डिस्कस किया हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें जो निगेटिव क्वेश्चन दिया गया है और निगेटिव का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो पहला है उपयुक्त गणितीय कार्यों से जब विद्यार्थियों को चुनौती दी जाती है तब जो है प्रक्रिया की है कि कठिन जो है समस्याओं से निपटने की उनकी क्षमता में वे जो है आत्मविश्वासपूर्ण बन जाएं। या फिर अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रख सकता है। या फिर जो है गणितीय कार्यों को विद्यार्थियों को स्वायत्त अधिगम जो है करते बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन हमको देना है, यानी नेगेटिव क्वेश्चन का हमको नेगेटिव आंसर देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर बात ये हुई है कि अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त यानी संलग्न नहीं रख सकता है। तो ये कहना गलत होगा कि अगर कठिन क्वेश्चन दिया है तो बच्चे उसमें संलग्न नहीं होंगे, उसमें व्यस्त नहीं होंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो राइट यानी कि निगेटिव का जो है निगेटिव आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। तो आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे। 34 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कौशल जो है व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमाणीकरण को जो है समझने के लिए बच्चों की सहायता करेगा। 34 में जो है पूछा गया है। तो पहला है बच्चों यानी जो है मनोगत 2 में 1, 3 में जो है 2, 4 में 3, 5 में जो है 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता है। तो इसमें जो है कौन सा आंसर होगा। पहला है समानता का है, या फिर पदानुक्रमिक समावेशन है, या फिर उत्क्रम जो है प्रतिलोम संरक्षण है, या फिर जो है नॉर्मलाइजेशन है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस में यानी पदानुक्रमित समावेशन कर रहा है। एक जो है 2 में 1 को ऐड कर रहा है, फिर 3 में जो है 2 को कर रहा है, 4 में 3 को कर रहा है, 5 में 4 यानी 5 में 4 इत्यादि को जो है सम्मिलित कर रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा
वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है 34 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित जो है रणनीतियों में कौन सी जो है अति उपयुक्त है। तो पहला है विद्यार्थियों के समक्ष जो है भिन्नों पर इबारती सवाल रखना, या फिर जो है एक मतलब यानी कि जो है, तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कागज जो है मोड़ने के क्रियाकलापों को जो है सम्मिलित आयताकार पट्टियों एवं वृत्तीय वृत्ताकार जो है कट आउट के साथ करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बात हुई है और भिन्नों की अवधारणाओं से परिचित करवाना है। तो कागज जो है मोड़ने की जो क्रियाकलाप है वो आप जो है सम्मिलित करोगे, आयताकार जो पट्टियां हैं एवं वृत्तीय वृत्ताकार जो है कट आउट के साथ जो है, यानी इसमें जब आप जो है कागज मोड़ने की जो क्रियाकलाप है उसको आप इंक्लूड करोगे तो इसके माध्यम से बच्चा सीख पाएगा। तो 35 का जो आंसर गिवन है आपके आंसर की में वो यहाँ पर डी ही ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 36 में पूछा है दिए गए दो कथनों को अभिकथन और जो है ए और आर की तरह जो है चिन्हित किया गया है। तो ए जो है यानी आदर्शन जो दिया गया है कि प्राथमिक जो है विद्यालय में गणित पाठ्यचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर जो है बढ़ाना चाहिए, या फिर जो है रीजन दिया गया है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन सोच गणित जो है करना आरंभ कर देते हैं। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी सही विकल्प का चयन करिए। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है यानी जो आदर्शन दिया गया है और यानी ए जो है और आर जो है, तो उसमें ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा कि ए तो सही था, यानी प्राथमिक विद्यालय में गणित जो है पाठ्यचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ाना, क्योंकि जो है बच्चे छोटे होते हैं वो वही चीज़ सीख पाते हैं जो वो सामने देख रहे हैं। तो मूर्त से अमूर्त की तरफ आप ले जा पा रहे हो, ये बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी जो है बिना चिंतन सोच गणित करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये नहीं आप कह सकते अगर उनको 1+1 भी दिया है तो भी वो अपना दिमाग लगा रहे हैं अपने बेसिक स्तर से कि 1+1 कितना हो सकता है। वो ऐसे बिना दिमाग लगाए ही जो है सॉल्व नहीं कर देंगे। ठीक है, तो ये आप नहीं कह सकते। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है कि ए तो सही था परंतु आर जो है वो गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 37 में पूछा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन जो है अति उपयुक्त है। तो पहला है इसे जो है सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं जो है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए, या फिर इसे कक्षा में विद्यार्थियों को जो है श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाना चाहिए जो कि विद्यार्थियों को जो है प्रगति करने में सहायता करेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि इसे जो है सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने के एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो असेसमेंट होता है, यानी जो आप असेसमेंट कर रहे हो उसका एक मेन टारगेट ना हो कि हम बच्चों की जो कमियां हैं वही जाने, बल्कि ये जो है एक टारगेट भी होना चाहिए कि जो बच्चे की कमियां हैं, जो बच्चे के द्वारा जो गलतियां हो रही हैं उसकी प्रतिपुष्टि भी बच्चे को प्रदान कर पाएँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 38 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है के कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है। तो पहला है ए ऑप्शन, बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों मतों के साथ आते हैं, या फिर विद्यालय आने से पहले गणित के बारे में बच्चों के विचार जो है मत स्कूल गणित के लिए असंगत होते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको ये पता है कि ये 1 रुपया है, ये 2 रुपये हैं, ये 5 रुपीज़ हैं, वो समझ रहे होते हैं, यानी उनको बेसिक अपनी गणित जो अपने स्तर से है वो उनको आ रही होती है। ठीक है, बच्चों में जो है दिंग स्थान
संबंधित समझ केवल ज्यामिति के अध्ययन के दौरान विकसित होती है, या फिर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है? तो ए सही है और यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए होगा कि प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं अपने प्रवेश में आकृतियों को पहचानने में वो सक्षम होते हैं, यानी जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनका कल्चर है, जो उनका इन्वायरमेंट है, वो अपने परिवेश में जो आकृतियों को देखते हैं वो पहचान सकते हैं कि जो है ये आयत है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, उनको समझ में आ रहा होता है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी बच्चे जो हैं गणित के बारे में कुछ अपने मतों के साथ या अपने कुछ विचारों के साथ ही विद्यालय आते हैं। ये आप नहीं कह सकते कि वो खाली डब्बा है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि हाँ ये 5 रुपीज़ हैं, या फिर मेरे पास 5 रुपये थे तो 2 रुपये की मैंने जो टॉफ़ी खरीद ली तो मेरे पास 3 रुपये बचे। ये बेसिक जो है उनको गणित आ रही होती है, उनको समझ में आ रहा होता है कि ये कितने पैसे हैं, ये कितनी संख्या है। उनको 1 2 भी जो है हो सकता है 10 तक आ रहा हो या फिर 100 तक आ रहा हो, वो डिपेंड करता है उनकी फैमिली पे। तो बच्चा जो है चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा होता है, चीज़ों को समझ रहा होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। 38 तक क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। डेली क्लासेस कंटिन्यू हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि आपका 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। बिल्कुल कंफर्म डेट है, तो ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है, अपनी तैयारी में लगे रहें। बाकी डेली प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए 3 बजे की क्लास ज्वाइन करें, जहाँ पर हम लोग जो है ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।